हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइसिटी इंजीनियरिंग। जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ पा रहे होंगे, तो आज अपन आरआरबी जेईई सीबीटी 2 जो भी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कि कोई भी और एग्ज़ाम जो आने वाला है एग्ज़ाम में, आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, कैसे पढ़ना है या गवर्नमेंट जॉब की क्या नीड है। बेसिकली यहाँ पे तो अपन आरआरबी जेईई से रिलेटेड ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन एक 20 डेज़ प्लानर भी डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो 20 डेज़ नहीं बचे हैं, 18 डेज़ ही बचे हैं, लेकिन फिर भी लगभग इस 18 डेज़ में आपको कैसे मॉक टेस्ट देना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना है, उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें कि कुछ ये मेरे बारे में है कि मतलब मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम, देखो कई, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एसएससी जेईई भी क्लियर कर रखा है मैंने, ठीक है। आरआरबी जेईई 2019 में क्लियर किया था, उसमें इसको ज्वाइन भी किया था मैंने, जिसमें मैंने 4 साल 5 साल जॉब भी किया है, ठीक है। गेट क्वालिफाइड हूँ, ईएससी मेंस भी दिया था, तो मुझे एग्जैक्टली देखो पता है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कई बार एग्ज़ाम जब आसपास आता है तो अपने को डर लगता है कि नहीं सर क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, मतलब दिक्कत होती है, ऐसा फील आता है कि नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सीबीटी 1 में इतने सारे लोगों को सेलेक्ट किया है, सीबीटी 2 में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो उस आपको एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अभी जो वीडियो में जो बताएंगे उसको फॉलो करोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको इतना हेल्पफुल होगा कि आपको एग्जाम के बाद समझ आएगा कि नहीं सर ने क्या समझाया था, ठीक है। तो जरूर उस वीडियो को पूरा देखो और कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले बताऊँ मैं ना कि क्या एक सिलेबस क्या है सीबीटी 2 का। तो ये बहुत बेसिक सा सिलेबस है कि सीबीटी 2 में आपका एक तो जनरल अवेयर्स, इनके मार्क्स फिक्स हैं, क्वेश्चन नंबर फिक्स है कि 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के आएंगे। बेसिक कंप्यूटर ये भी 10 मार्क्स, इन्वायरमेंट ये भी 10 मार्क्स, ठीक है। टोटल ये 50 मार्क्स है और 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है। देखो यहाँ पे मैं बताऊँ ना, आपको पढ़ना तो है ही। आप अगर सिंपल से ये जानो कि कट ऑफ कितनी जाती है, इन जनरल कट ऑफ कितनी जाती है आरआरबी जेईई की। अगर आरआरबी जेईई की कट ऑफ की बात करूँ तो लगभग 100 प्लस जाती है कट ऑफ, ठीक है। मिनिमम 100 प्लस कट ऑफ जाती है। अगर आपको 100 मार्क्स लेके आना ना एग्जाम में, तो आपके टेक्निकल के पेपर हैं, दो बैच में है, पेपर डिवाइडेड है सीबीटी 2। एक पेपर नॉन टेक्निकल और दूसरा टेक्निकल। अगर मैं बात करूँ नॉन टेक का, तो नॉन टेक का 50 मार्क्स का सिलेबस है। देखो, आप इसमें तैयारी करो, बहुत अच्छी पढ़ाई करो, आप बहुत अच्छा पढ़ोगे ना तो आप 20 से 25 नंबर ले आओगे, ठीक है। क्योंकि आप आजकल जो स्टैंडर्ड है ना पेपर का, जो सवाल पूछते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं कि किसने ट्विटर पे क्या लिखा, किसका कहाँ पे सिलेक्शन हुआ, मतलब मैं आपको क्वेश्चंस का एग्जांपल नहीं बता सकता। तो आपसे इसमें क्या पूछेंगे आपको नहीं पता। ये फिजिक्स केमिस्ट्री है, इसमें आपके नंबर आने के चांसेस हैं, इन्वायरमेंट नंबर आने के चांसेस हैं। जो जनरल अवेयरनेस है, देखो मैंने जब तैयारी की तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने इसको लगभग पढ़ाई तो की थी, लेकिन इसको मैंने नहीं सोचा कि होगा नहीं, पता नहीं क्वेश्चन होंगे कि नहीं। और क्वेश्चन हमेशा वैसे ही आते हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट करेंट ट्रेंड है, यू पीपल ऑलरेडी नो कि क्या कैसा सवाल पूछ रहे हैं, मतलब कुछ भी पेपर बना देते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसके हिसाब से बताऊँ तो 20 से 25 नंबर बहुत अच्छा है अगर आप नॉन टेक में लेके आओ। अब मैं टेक की बात करता हूँ, ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, टेक की बात करते हैं। अब टेक में देखो क्या है सीबीटी 2 का, ये लगभग जो पिछले 2 एग्जाम हुए लेटेस्ट, 2019 का एग्जाम और 2024 का एग्जाम, इसका एक बेसिक डेटा है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए और किसका कितना वेटेज है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो, ये बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट के इनके 2019 में शिफ्ट 1 में 8 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 7 क्वेश्चन, शिफ्ट 3 में 8 क्वेश्चन। एवरेज अगर बात करूँ 7.7 आ रहा है लगभग, ठीक है। ऐसे ही मैं 24 की बात करूँ तो ये भी लगभग 8.3 के आसपास है, मतलब 8 ओवरऑल एवरेज है, ठीक है। और अगर आप देखोगे ट्रेंड कि ट्रेंड में क्या हुआ 19 से 24 के बीच में, तो ये ट्रेंड लगभग सेम रहा है। सिमिलर अगर बात करूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका आरआरबी जेईई के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखो कि आरआरबी जेईई का जो सीबीटी 2 है वो हमेशा पैटर्न को फॉलो करता है। जो 19 में आया, जो चीज़ आप देखोगे 19 में जो एवरेज है, ये इसको आप कॉलम को ध्यान रखो, लगभग यही एवरेज 2024 का भी है, ठीक है। तो आरआरबी जेईई ने पैटर्न को चेंज नहीं करती है, आरआरबी जेईई पैटर्न को फॉलो करती है, प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करती है। तो जो भी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मैं प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़ के जाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करके जाना मुझे, वो तो बहुत बड़ी गलती करोगे आप। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से समझना है, अच्छे से उसके बारे में जानना है, ठीक है। अगर आप यहाँ समझ गए तो इन सब्जेक्ट को इसी हिसाब से टाइम भी देना है आपको, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, मैंने प्लानर भी बनाया है, ठीक है, कि कैसे आपको पढ़ना है 18 डेज, कैसे आपको हर 5 दिन पे टेस्ट देना है, सारा डिस्कशन है। वीडियो एंड तक देखो पता चलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि किस सब्जेक्ट का वेटेज है। जैसे बताया सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं मैं तो इसके बाद आपका सॉयल मैकेनिक्स, उसके बाद सोम, ठीक है। उसके बाद लगभग सारे सब्जेक्ट, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग है। बाकी सब लगभग इसी एवरेज में 2 3 4 क्वेश्चन
पेपर में आता है। तो आपको क्या करना है कि कितना डिटेल, एक तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस कम नहीं है आरआरबी जेईई का। देखो अगर आप अभी आरआरबी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्लियर सिलेबस पता होगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है, हर डिटेल में। तो ये मतलब आपको मैं अंडरस्टूड हूँ, ये मैं समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको सिलेबस डिटेल में पता है, ठीक है। तो अब इसको अगर देखें ध्यान से, सबसे पहले तो ये जानना है कि आरआरबी के जो जेईई का जो पेपर आता है ना, पेपर का स्टैंडर्ड की बात करूँ, जो अगर वो प्रीवियस पेपर अभी वाईसीटी पे डेली क्लास चलती है यूट्यूब पे, जो देखते हैं उनको पता होगा कि पेपर का स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं है, लेकिन पेपर क्या है, बहुत इन डेप्थ है, मतलब चीज़ें बहुत सारी। आप अगर यहाँ ध्यान दो तो लगभग 17-18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 18-19 सब्जेक्ट हैं, आपसे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा, गेट ईएस का पेपर बना देगा, नहीं, पेपर ऐसा नहीं आने वाला है। पेपर ऐसा आने वाला है कि आपको हर सब्जेक्ट से बेसिक सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, और आप ये सोचोगे नहीं मैं ये पढ़ लूँ ये छोड़ दूँ, ऐसा नहीं करना है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब है कि उसको ज़्यादा पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एनालिसिस की बात करूँ तो आपको किसी भी कीमत पे, जैसे नॉन टेक में मैंने बोला 20 से 25 नंबर, टेक में आपको 75 to 80 नंबर लाने हैं, ठीक है, ये मिनिमम है 75 to 80। अगर ये नंबर आपके नहीं आए तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको, क्योंकि टोटल कितने मार्क्स चाहिए आपको कट ऑफ पार करने के लिए, कम से कम आउट ऑफ 150 आपको 100 नंबर चाहिए मिनिमम, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ट्रेंड पे हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए। कट ऑफ को अपन 100 है तो 105 110 मान के चलेंगे, तो आपको 80 नंबर तो चाहिए ही चाहिए टेक्निकल में, अगर यहाँ पे आप 25 नंबर लेके आ रहे हो तो, ठीक है। और 80 नंबर टेक्निकल में लाने का मतलब है कि आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा डिटेल नहीं, लेकिन जो सिलेबस में मेंशन है वो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको सब सब्जेक्ट को क्लियरली पढ़ना है। वाईसीटी रोज वीडियो यूट्यूब पे मैराथन क्लास चला रहा है आप लोग के लिए, ठीक है, तो ये फॉलो करना है। उसके बाद अगर टाइम टेबल की बात करूँ मैं, ठीक है, कि आपको फोकस कैसे करना है, आपको 18 डेज के लिए क्या पढ़ना है। देखो मैं बताऊं, अगर आपको किसी भी एग्जाम को निकालना है ना, ठीक है, कोई कितना भी कहे कि नहीं 20 घंटा पढ़ो, 25 घंटा पढ़ो, 40 घंटा पढ़ो, नहीं, आपको 8 आवर डेली पढ़ना है, ठीक है। 8 आवर डेली इफेक्टिव पढ़ना, मैं आपको बताऊं बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है, तभी तो कम लोगों का सिलेक्शन होता है, तभी तो सबका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो सबका सिलेक्शन ना हो जाए, जितने लोग पढ़ रहे हैं, जितने लोगों का एग्जाम हो रहा है, फिर तो कट ऑफ 150 चली जाए। मुश्किल का मतलब है कि मेंटेन करना, इसको कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत कठिन काम है, ठीक है। तो इसी 8 आवर का मैंने प्लानर सेट किया है 18 डेज के लिए, ठीक है। ये लगभग 18 डेज का प्लानर है, 18 डेज का 8 आवर डेली स्टडी प्लानर है। अगर आपने 8 आवर डेली स्टडी प्लानर ये फॉलो कर लिया, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिनका CBT 1 निकला है और जिनका थोड़ा सा बेसिक टेक्निकल का अभी तक क्लियर है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा 100%, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसको फॉलो कर लिया तो देखो, बहुत जितने लोग वीडियो देखेंगे ना, मुझे पता है उसमें से 10% ही फॉलो करेंगे, और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ 10% सिलेक्शन 100% होगा। अगर 100% फॉलो करेंगे तो 100% का सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी की सुननी सुनाई बातें आपको नहीं बता रहा, ठीक है। इनिशियली मैंने अपने बारे में बताया था, मैंने खुद आरआरबी जेईई का एग्जाम दिया है, जस्ट जब पास आउट हुआ कॉलेज से, उसके बाद मैंने 1-1.5 साल बाद एग्जाम दिया है, सिलेक्शन हुआ है। तो ये सेम प्लानर, और चाहे किसी से पूछ लो दुनिया में, वो सेम यही स्ट्रेटजी बताएंगे। क्या करना है आपको, इस 8 आवर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है, 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2 और कुछ एनालिसिस के लिए पार्ट 4 डिवाइड कर लो। 3 घंटे आपको क्या पढ़ना है, टेक्निकल कोर डिटेल में पढ़नी है डेली, ठीक है। कॉन्सेप्ट हाई, जितने भी हाई वेटेज सब्जेक्ट उनको पढ़ना है रोज 3 घंटे। उसके बाद PYQ करने हैं 2 घंटे, जितने भी आरआरबी जेईई के। सबसे पहले आपको क्या, किसके PYQ करने हैं, आरआरबी जेईई के। उसके बाद अगर टाइम बचता है, इसमें परमिट कर रहा है, तो SSC जेईई के भी बेसिक सवाल करने। कौन से सवाल, बेसिक क्वेश्चन, कोई बहुत डिटेल डीप वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, आरआरबी जेईई में नहीं आता है, ठीक है। देखो कुछ भी अभी तक का जो हिस्ट्री मैंने बताऊं, न्यूमेरिकल आरआरबी जेईई में आउट ऑफ 100 टेक्निकल सब्जेक्ट्स में से 2, 4, 5 न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। बहुत, वो भी न्यूमेरिकल बेसिक आता है, जियोटेक से, कभी कभार सोम से आ गया, कभी कहीं से आ गया। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पागल नहीं होना कि नहीं रिसर्च कर लूँ मैं ये कर जाऊँ, मैं नहीं, एकदम सिंपल रखना है। और जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, आप पेपर दे के आओगे, जिन्होंने फॉलो कर लिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ध्यान आएगी मेरी बातें, ये रिकॉर्ड करके सुनना कि हाँ सर ने क्या कहा था, ठीक है। तो इसलिए बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ कि एक बेसिक वाले सवाल करने हैं, ऐसा नहीं कि जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे असर्शन रीजन आ गया, इनको नहीं करना है, आपको बेसिक क्वेश्चन करने हैं। अब नॉन टेक में भी इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है, कि जो जो सिलेबस में मेंशन है वो सिलेबस को अच्छे से क्लियर करना है, कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उन सारे फॉर्मूलाज का, जो भी आपने क्रूशियल कोड्स है,
कोर डाटा है उनका रिवीजन करना है लास्ट के 1 घंटा डेली। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर नहीं डेली ये क्यों बोल रहे हो, डेली रिवीजन करने के लिए जरूरी है। आपका एग्जाम 15 दिन बाद है, 18 दिन बाद है, एक छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि आपसे सोम में कि टफनेस क्या होती है, रेजिलेंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है। ये ऐसा डेटा है कि आपको कंफ्यूजन होता है, रिवाइज नहीं करोगे तो आप एग्जाम में इसको लिख नहीं पाओगे या करेक्ट नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, सोचोगे नहीं क्या करूँ, निगेटिव मार्किंग हो जाए। रिविजन आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस को अगर कोई एक चीज बढ़ाता है ना तो वो रिवीजन है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक ही सिंपल तरीका है रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन इसलिए बता रहा हूँ 1.5 घंटा रोज मैंने रिवीजन के लिए दिया है आपके आउट ऑफ 8 आवर। 3 घंटा ये, 2 घंटा ये, 5 घंटा और 3 घंटा ये, जिसमें 1.5 घंटा आपको नॉन टेक पढ़ना है और 1.5 घंटा आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया बेसिक कि आपको करना कैसे है। अगर बात करूं कि पर डे का प्लानर क्या है, एक दिन से मतलब जैसे आज से आप स्टार्ट करो तो पर डे से आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैंने बताया सबसे हाई यील्ड टॉपिक क्या है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन। इसलिए सबसे ज्यादा देखो 3 दिन तक आपको इसी को पढ़ना है। डे 1, 2, 3 आपका पूरा जो है कंक्रीट बिल्डिंग ये सारा है, इसमें आपको कैसे बिल्डिंग पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब मेंशन है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद कुछ टाइम जैसे बताया नॉन टेक में, तो नॉन टेक में आपको ये पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर्स पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है आसान है, बहुत कठिन क्वेश्चन आते नहीं है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद आपको रिवीजन में क्या करना है, IAS 456 वगैरह, 269 ग्रेड क्लासिफिकेशन, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही डे 4 जब आओगे जियो टेक्निकल पढ़ना है, क्योंकि इसका सेकंड नंबर पे वेटेज है। उसके बाद जियो टेक्निकल का 2 दिन चलाओ, फिर मॉक टेस्ट हर छठे दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। एक टोटल 3 मॉक टेस्ट इंक्लूड है, तो आपको अभी से आज के 20 दिन जो भी 18 दिन बचा है 3 मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, जो भी ये सोचे कि नहीं क्यों मॉक टेस्ट देना, क्या करना है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो पढ़ा है आपको कितना याद है और आप उसको क्वेश्चन करने में कितना अप्लाई कर रहे हो। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। जिनको ये लगता है ना, देखो इनमें से कोई एक आध डे में इसको मिस कर दो, कोई सब्जेक्ट मिस कर दो, कोई टॉपिक मिस कर दो, मॉक टेस्ट नहीं मिस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। हर छठे दिन मॉक टेस्ट इंक्लूड किया है। ठीक है, और ये देना ही देना है, इसको मिस नहीं करना। हमें लगता है नहीं हम टाइम बचा लेंगे, नहीं, ये काम नहीं करना है, मॉक टेस्ट आपको देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट वाले दिन आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको मॉक टेस्ट देना है 2 घंटे का, उसको 2-2.5 घंटे एनालिसिस करनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं हुए आपसे वो टॉपिक पढ़ने हैं कि मुझसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, मैंने पढ़ा था मुझसे हुए क्यों नहीं। देखो बहुत रूल सवाल नहीं हो, जनरल अवेयरनेस के नहीं हो, तो उन पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन जो बेसिक्स है, जो आपसे होना चाहिए था, कोई सिली मिस्टेक्स हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसमें 2 आवर, फिर उसके बाद रिविजन करना है जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दो, जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, जो आपसे रह गया ना, क्योंकि देखो कौन सा एग्जाम क्यों आपसे रह गया, क्या है वो आपको पता नहीं है, तो जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन या डाउट है वो आपको नेक्स्ट उस 2 घंटे में रिवाइज करना है। 2 घंटा टेस्ट, 4 घंटा पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है। हम छोड़ देते हैं, नहीं हमें जरूरत नहीं है। 150 क्वेश्चन है। ठीक है, 150 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में लगभग 1-1.5 मिनट 2 मिनट लगता है, तो 150 मिनट तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मुझे आता है, ऐसा नहीं है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई क्वेश्चन किया आपने, पूरा इन डेप्थ उसके बारे में आपको जानना है कि ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में कैसे और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये एनालिसिस, टेस्ट के बाद एनालिसिस, बिना एनालिसिस का अगर आपने टेस्ट दे लिया ना, वो भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, आपको लगता नहीं मैं 2 घंटे में फटाफट टेस्ट दे लूँ, ऐसा नहीं। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है, सिमिलर सेम यही प्लानर नेक्स्ट 6 डेज के लिए। ठीक है, अब उसमें आपको जियोटेक के बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद 2-3 इन्वायरमेंट 2-3 दिन पढ़ना है, फिर मॉक टेस्ट, टॉपिक भी इंक्लूडेड है इसमें कि नॉन टेक में क्या पढ़ना है आपको, रिवीजन में क्या करना है, कैसे आपको कौन कौन से कोर चीज़ें पढ़नी है, जिस पे देखो टॉपिक इनमें ये इंक्लूड किया गया है जिसके मैक्सिमम सवाल, जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी में भी और एसएससी वगैरह में भी, इसको देख के बनाया गया है ये रिवीजन वाला। ठीक है, ऐसा टाइम पास नहीं कि कुछ भी आंख बंद करके लिख दिया है। ये पीपीटी तैयार करने में, ये बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, सारा एनालिसिस करके ये बनाया है मैंने। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, रिवीजन, ये नॉन टेक, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, और आपको पिन कमेंट मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप में है उनको मिल जाएगा कि कहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट 6 डे की बात करूँ तो सिमिलर, अब आरसीसी पढ़ लो, उसके बाद सर्वेइंग कर लो, हाईवे कर लो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग कर लो, वापस से 18 डेज फिर मॉक टेस्ट दे लो। ठीक है, मैंने बताया भी था कि 18 डेज का प्लानर है, क्योंकि मुझे खुद पता है कि आज 18 डेज से ज़्यादा नहीं बचा है, तो 18 डेज का प्लानर है। ठीक है, 18 डेज के हिसाब से आपकी तैयारी है
क्या क्या नॉन टेक में कैसे करना है, फिर उसके बाद वापस से कोर क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या रिवाइज करना है, कौन कौन से चीज़ें जो आती हैं बार बार आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, आरसीसी में, इसमें यूनिट मेजरमेंट में रिवीजन कैसे क्या करना है, बहुत प्रॉपरली और बहुत साइंटिफिकली मैंने ये सिस्टम सेट किया है, डिज़ाइन किया है ये रिवीजन। तो इसको फॉलो करो, मैं बता रहा हूँ। कोई भी आप एसएससी का भी एग्जाम अगर देना चाह रहे हो ना, CBT 1 CBT 2, ये बहुत काम में आएगा। बस एसएससी का क्या है, थोड़ा सा लेवल आरआरबी से हाई है। आरआरबी में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडरेट आते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट के हिसाब से आपकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो एसएससी के लिए आपको 15-20 दिन में काम नहीं चलेगा, एसएससी के लिए आपको 2-3 महीना पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो आरआरबी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा 2-3 महीना, लेकिन मैंने बताया ना, ये वीडियो उनके लिए है जिनका बेसिक एक बार क्लियर है, जिन्होंने हल्का फुल्का पढ़ाई कर रखा है, बेसिक हर सब्जेक्ट के बारे में पता है। एकदम आपको लगता है नया है, अभी तक आपने कुछ नहीं देखा, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसको ये टाइम डबल करना पड़ेगा। जो 8 आवर का मैंने प्लानर दिया है ना, ये पूरा प्लानर 8 आवर का है, तो ये प्लानर आपको 16 आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर जिसकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है उसको 16 आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसका कुछ हो सकता है, ठीक है। उसकी भी गारंटी मैं नहीं लूँगा, लेकिन जिनकी बेसिक पढ़ाई एक बार हो चुकी है वो इसको फॉलो करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन हो सकता है, गारंटी के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है फॉलो करना, ठीक है। तो अगर एट द एंड समरी बताऊँ कि क्या क्या करना है, ठीक है, तो आपको 8 आवर पढ़ाई करनी है डेली। 4 पार्ट में डिवाइडेड है पढ़ाई, ठीक है। 4 पार्ट में कि आपको टेक्निकल पढ़ना है, नॉन टेक पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद टेक्निकल में कुछ और कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर रिवीजन करना है, ठीक है। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। उसके बाद आपको हर 6 डेज पे क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट के साथ ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट के साथ एनालिसिस जरूर करनी है। और कोई भी जो क्वेश्चन करो, आप पीओक्यू प्रैक्टिस करोगे जो इस 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो आपको बहुत हाई क्वेश्चन नहीं करना है, बेसिक सवाल करने हैं जिसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो या कोई थ्योरेटिकल कोई डिफिनीशन हो, ऐसी चीज़ें पूछी हो, बस उनको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आरआरबी जे के पेपर मैक्सिमम 98% थ्योरेटिकल है, 2-4% न्यूमेरिकल आ जाए तो आ जाए, तो इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। और सबको ऑल द बेस्ट जो भी तैयारी कर रहे हैं। और प्लीज़ कुछ भी डाउट हो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको जरूर रिवर्ट करके आंसर करूंगा, कुछ भी डाउट हो। क्योंकि देखो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, आरआरबी जेईई के लिए बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट बने रहो, कंसिस्टेंट बन के रोज़ तैयारी करो, रोज़ पढ़ो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करूँ कि वाईसीटी आप लोगों के लिए क्या कर रहा है, तो देखो वाईसीटी रोज़ फ्री वाईटी बैच लेके आता है, रोज़, जिसमें थ्योरी एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है और 1 शॉर्ट रिवीजन होता है हर एक सब्जेक्ट का। रोज शाम को 6 बजे 4 बजे के आसपास, 6 PM पे, कई बार 4 PM पे रोज एक बैच लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को देखा, जो भी वाईसीटी को फॉलो करे, जो सब्सक्राइब कर रखा है, उनको दिखता है कि रोज एक क्लास होती है, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो रोज उस क्लास को देखो। मेरी भी क्लास सोम हो चुकी है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो चुका है, हर्षना मैम भी क्लासेस लेती हैं बिल्डिंग की, ठीक है, सीमेंट हो चुका है, प्रांजल सर ने जियोटेक करा दिया है, मुकेश सर ने एनवायरमेंट करा दिया है, वेंकटेश सर ने ट्रांसपोर्ट करा दिया है, और मैम डेली जो है नॉन टेक क्लासेस लेती रहती हैं। तो इसको देखो, आप लोग के लिए ये आरआरबी CBT 2 फोकस्ड मेन है, तो इसको देखो, ठीक है। और कुछ अगर बताऊं कि हमारे क्या क्या बैचेस चल रहे हैं, तो ये हमारा युवा फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिनको कुछ सारी चीज़ें बेसिक से जाननी है, हर चीज़, मतलब जिनके लिए सिविल इंजीनियरिंग एकदम नया है, जो अभी जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हैं या कॉलेज में भी हैं, तो उनके लिए ये बैच फुल डिटेल्ड है, ठीक है। फुल डिटेल सारी चीज़ें आपको एकदम जीरो से पढ़ाई जाएंगी। तो आप देख सकते हो इस बैच को, ठीक है, ऐप डाउनलोड करके। ऐसे ही एक ये बैच भी चल रहा है, PYQ प्रैक्टिस 57244 PYQ के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, ESC PSU गेट एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ भी PYQ के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करा जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा उनके लिए जिनके बेसिक हल्के से स्टैंडर्ड है, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि PYQ का ही डिस्कशन होगा यहाँ पे। जिसको एकदम जीरो से पढ़ना है वो युवा फाउंडेशन बैच ले सकता है, बाकी ये PYQ बैच अवेलेबल है, इसको भी आप देख सकते हो। सब कुछ ऐप में मिलेगा, तो एक बार जरूर ऐप डाउनलोड कर लें वाईसीटी इंजीनियरिंग का, ठीक है। आगे बढ़ूँ अगर, तो एक हमारा ESC गेट एग्जाम के लिए एक 31751 फिंगरप्रिंट बैच भी चल रहा है, बहुत फेमस बैच है। और मतलब आप लोगों ने देखा हो, सबसे पॉपुलर बैच यही है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक या कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं किया गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चलने वाला ये फिंगरप्रिंट बेंच है, तो आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा मतलब थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबको, क्योंकि आप सब लोग वाईसीटी इंजीनियरिंग परिवार के हिस्सा हो। अब 50 के सब्सक्राइबर हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत जल्दी सरप्राइज भी आने वाला है आप लोगों के लिए, स्टे ट्यून रहना, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है, पूछना, क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ से आप इंजीनियरिंग वाईसीटी इंजीनियरिंग के टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हो, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो ये स्कैन कर सकते हो। कुछ भी और डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।